दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं और बच्चों के सहित हम 40 करोड़, कृपया नोट कीजिए, 40 करोड़ मुफ्त टीके हर साल देश के नागरिकों को लगाते हैं। आजादी के बाद भारत के आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया तथा व्यापक तौर पर फैले आजादी के बाद देश में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक देशव्यापी वैक्सीनेशन या टीकाकरण अभियान शुरू किया ताकि गंभीर बीमारियों से लड़ा जा सके। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां जिनसे टीकाकरण के माध्यम से 73 वर्षों में हम लड़ पाए वो हैं टीबी, चेचक, पोलियो, कुष्ठ रोग, खसरा, टेटनस, डिप्थेरिया, काली खांसी, हैजा, दिमागी बुखार और मस्तिष्क की सूजन। हमें गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों और वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत से आज भारत दुनिया की आधी से अधिक वैक्सीन पैदा करता है, बनाता है। इस टीकाकरण और स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन नीति की कुछ उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगा। पहला, हमने राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम 1962 शुरू किया। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम 1962 शुरू किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत टीकाकरण को 1975 में अनिवार्य बनाया। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोग्राम था, 1985 में शुरू किया। 5 राष्ट्रीय मिशन के तहत 1986 में टीकाकरण को शामिल किया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1986 में और राष्ट्रीय टीकाकरण नीति नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 में कांग्रेस की सरकारें लेकर आई। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी जी ने की, जिसके तहत देश में 6 बीमारियों का टीका लगाया गया। ये बीमारियां हैं और जिनमें आज भी लगता है बीसीजी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ओपीवी यानी पोलियो, डीपीटी जो है डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस तथा खसरा। सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे वैज्ञानिकों के दृढ़ निश्चय से भारत ने 1977 में चेचक से संपूर्ण मुक्ति पाई। 2005 में कुष्ठ रोग का संपूर्ण उन्मूलन कर दिया और 2011 में देश को पोलियो मुक्त बनाया तथा लगभग ट्यूबरकुलोसिस और हैजा को भी काफी हद तक नियंत्रित किया। यह सरकार की गहन प्रतिबद्धता थी और वैज्ञानिकों की काबिलियत थी कि देश में घरेलू वैक्सीन का विकास और उत्पादन हो पाया। इनमें से कुछ हैं लिक्विड बीसीजी टीका यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका 1951 में मास प्रोडक्शन में चला गया। चेचक का हिंदुस्तानी टीका 1965 में इजाद कर बांट दिया गया। मुंह से दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन 1970 में बना दी गई। खसरे का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में बना दिया गया। नोवल H1N1 जो कोरोना वायरस की अर्लियर स्ट्रेन थी, तो नोवल H1N1 का टीका 2009 में बना दिया गया। मुंह से दिया जाने वाला हैजा का टीका 2010 में बना दिया गया और मस्तिष्क की सूजन यानी जापानी बुखार का टीका 2012 में बनाया। पर साथियों, वैक्सीन का विकास
और देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया, अपितु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जन सेवा के मापदंड स्थापित किए गए। पूरा देश सबसे आगे रहकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स, वो डॉक्टर हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पुलिस कर्मी हों या दूसरे हों, उनको टीका लगाने में सहयोग देने में कटिबद्ध है। लेकिन याद रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एक जन सेवा है। यह राजनीतिक और व्यावसायिक अवसरवादिता का मौका नहीं, यह आपदा में अवसर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे जो देश के 138 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। पहला, कोरोना का मुफ्त वैक्सीन यानी निःशुल्क वैक्सीन किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? निःशुल्क कोरोना वैक्सीन किसे मिलेगी? कितने लोगों को देश में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन यानी मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी? और आपको, देशवासियों, आपको यह निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कहां से मिलेगी? भारत के ड्रग कंट्रोलर श्री वीजी सोमानी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 16.5 मिलियन डोजेस यानी 165 लाख टीके खरीदे हैं, जिनमें से 5.5 मिलियन कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के और कोविशील्ड 11 मिलियन है सीरम इंस्टीट्यूट की। अगर हर व्यक्ति को 2 टीके दिए जाएंगे जैसा कहा गया है, तो यह वैक्सीन केवल 82.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि हम पहले चरण में 3 करोड़ को लगाएंगे। अभी खरीदे नहीं है पर हम मान लेते हैं। पर प्रधानमंत्री जी एवं मोदी सरकार इस बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं कि अगर 3 करोड़ को भी मान लें तो भारत की बाकी जनसंख्या जो 135 करोड़ नागरिक हैं, उनको कोरोना वैक्सीन कैसे मिलेगी और क्या यह उन 135 करोड़ के लिए कोरोना का टीका मुफ्त होगा? क्या मोदी सरकार यह नहीं जानती कि भारत में लोगों की एक बड़ी संख्या यानी 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे या गरीब की श्रेणी में आते हैं? यह मैं नहीं कह रहा, यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि अगर 2011 की यानी 10 साल पहले की जनगणना भी लें तो देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या ही 31-32 करोड़ है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि देश में बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 41% है? क्या सरकार इस बात से बेखबर है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को जो 2 रुपये किलो का अनाज हम देते हैं, उनकी संख्या ही 81 करोड़ 35 लाख है? ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का 19 जुलाई 2019 का पीआईबी प्रेस रिलीज कहता। तो यानी 82 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तो क्या दलित, क्या हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, एपीएल, गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं? मोदी जी जवाब दीजिए। यदि हां, तो उन्हें वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दिए जाने की क्या योजना है और सरकार इन समाज के दलित, शोषित, वंचित, गरीब वर्गों
को कब तक कोरोना का टीका देगी? 24 अक्टूबर 2020 को, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार जाकर कहा कि बिहार के सब नागरिकों को निःशुल्क कोरोना का टीका देंगे। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साक्षात्कार में देश को कहा कि जैसे ही कोरोना का टीका इजाद होगा देश के हर नागरिक को मिलेगा। 2 जनवरी 2021 को देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने हर नागरिक को निःशुल्क टीके का वादा किया और बाद में 24 घंटे में मुकर भी गए। अब मोदी सरकार यह बात बताने से इंकार कर रही है कि देश के कितने करोड़ नागरिकों को मुफ्त कोरोना का टीका मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा और किसको मुफ्त टीका नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 2, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत को लेकर है दूसरा पहलू। पहले कोविशील्ड पर आ जाते हैं। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका एजेड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश में बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपए प्रति खुराक की दर से दे रहा है और एस्ट्राजेनेका ने, जो इसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल कंपनी है, डेवलपर है, उन्होंने सार्वजनिक तौर से यह कहा है कि हम पूरी दुनिया को यह टीका नो प्रॉफिट बेसिस पर देंगे। मैं एस्ट्राजेनेका की वेबसाइट का लिंक आपको भेज रहा हूं एंड आई जस्ट कोट द रेलेवेंट लाइन। पैस्कल सोरियोर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एस्ट्राजेनेका, said, "We are working tirelessly to honor our commitment to ensure broad and equitable access to Oxford's vaccine across the globe and at no profit." I am sending the link of their website. तो इसलिए साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका का टीका बना रहा है, 200 रुपए पे भारत सरकार को दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हम नो प्रॉफिट पे देंगे। पर बेल्जियम के मंत्री एवा डी ब्लेका, उनके अनुसार उनको एस्ट्राजेनेका का टीका 1.78 यूरो प्रति खुराक या 2.18 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक या 158 रुपए में पड़ रहा है। तो सवाल सीधा यह है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से वही टीका 200 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं, वो भी तब जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह वादा किया है कि वो नो प्रॉफिट पे ये टीका बेचेंगे। अब आ जाइए भारत बायोटेक पे। कोवैक्सीन जो दूसरा टीका है उसका उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन की एक खुराक भारत सरकार को वो 295 रुपया प्रति खुराक में बेच रहे हैं। यह भी साफ है और इसका सबूत है और यह भारत बायोटेक ने माना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारत सरकार की एजेंसी के सहयोग से यह टीका बनाया गया है। मैं वेबसाइट के लिंक्स इत्यादि सब आपको साथ साथ भेजे जा रहा हूं। साथ ही कोवैक्सीन को जो अनुमति है, पहले चरण में आपका ध्यान चाहूंगा 375 लोगों के टेस्टिंग पर और दूसरे चरण में 380 लोगों की टेस्टिंग पर। यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। तो 3 सीधे सवाल उठते हैं। नंबर 1, मोदी सरकार भारत बायोटेक को, जो एक प्राइवेट कंपनी है, इस वैक्सीन का 95 रुपया प्रति टीका अतिरिक्त क्यों दे रही है, जबकि इस वैक्सीन का आविष्कार
भारत सरकार की एजेंसी आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की जानकारी, नॉलेज और एक्सपर्टीज से किया गया है। हमने आविष्कार करवाया तो हमें ही महंगा क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल, मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। तो वो वैक्सीन जिसके फुल ट्रायल हो गई, फेज 3 तक कंप्लीट हो गया, वो तो 200 रुपए में है। जो वैक्सीन अभी 755 लोगों पर टेस्ट हुई है, वो 295 रुपए में है। तो हम 95 रुपए अतिरिक्त क्यों दे रहे हैं? तीसरा, क्या इस वैक्सीन की कीमत इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कम नहीं होनी चाहिए? भाई एक तो कंप्लीट ट्रायल वाली है, एक अभी ट्रायल अवेटेड है, तो कौन सी महंगी होगी? जिसकी कंप्लीट ट्रायल होगी वो ज्यादा महंगी होगी, जिसकी अवेटेड है वो थोड़ी और सस्ती होनी चाहिए। पर ये यहां उल्टी स्टोरी है, ऐसा क्यों? तीसरा पहलू, कोरोना के टीके का खुले बाजार में कीमत 1000 रुपया प्रति खुराक क्यों? 11 जनवरी 2021 को, कुछ दिन पहले, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदात पूनावाला ने साफ तौर से कहा कि वो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को खुले बाजार में 1000 रुपया प्रति खुराक बेचेंगे। मैंने उसका लिंक आपको भेज दिया, साथ साथ भेजे जा रहा हूं। जो भी मैं कह रहा हूं इन सबके लिंक्स भेज रहा हूं आपको। तो प्रश्न सीधा साथियों ये है, जब कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार को 200 रुपया प्रति खुराक में दी जा रही है, तो देश के नागरिकों के लिए 500% मुनाफा में क्यों बेची जाएगी? क्या इससे सीधा सीधा लोगों की जेब पर डाका नहीं डलेगा? 200 रुपए का वैक्सीन 1000 रुपया में क्यों? आम जनमानस से 500% मुनाफा क्यों? दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वो कोविशील्ड वैक्सीन 1000 रुपया की बजाय 200 रुपया प्रति खुराक में खरीदकर जो भी लेना चाहे उसे 200 रुपए में उपलब्ध करवाए? तीसरा सवाल, जब एस्ट्राजेनेका ने अपनी वेबसाइट पर यह कहा है कि वो बिना कोई मुनाफा कमाए ये टीका, कोरोना का टीका देंगे, तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट 500% मुनाफा क्यों कमा रहा है भैया? चौथा सवाल, क्या कोरोना की वैक्सीन राष्ट्रीय आवश्यक दवाइयों की सूची में नहीं रखी गई, क्योंकि होनी ही चाहिए? और क्या 1000 रुपया प्रति खुराक की कीमत से बेचे जाने की अनुमति नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा दी गई है? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और पांचवा सवाल, मोदी सरकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग, प्रॉफिट मार्जिन, इसके बारे में कंपनियों से ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मांगती? चौथा पहलू, कोरोना वैक्सीन के, हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा यह है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं। तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? आदरणीय मोदी जी, कोरोना वैक्सीन फॉर ऑल, सभी के लिए कोरोना का टीका, यह मोदी सरकार की घोषित नीति होनी चाहिए। हालांकि देश के शेष 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीकाकरण यानी मुफ्त टीकाकरण या वैक्सीन के मूल्य
सरकारी खजाने पर लागत के भार, कंपनियों के मुनाफे का मार्जिन, इसके मामले में मोदी सरकार की नीति पूर्णता अस्पष्ट भी है और संदेह के दायरे में भी है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि प्रति खुराक 1000 रुपए ओपन मार्केट में बेची जाएगी तो 2 खुराक कोरोना के टीके की सबको लगवानी है, तो एक व्यक्ति को 2000 रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं 400 रुपया उसमें से निकाल दूं, क्योंकि 200 रुपया में तो सरकार को भी बेच रहे हैं, तो 1600 रुपया प्रति व्यक्ति अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ लोगों को, देश के 137 करोड़ जो बच गए हैं, 135 करोड़ जो बच गए हैं, अगर 100 करोड़ लोगों को 1600 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा तो उसकी लागत बनी 1,60,000 करोड़ रुपया। अगर देश के 100 करोड़ लोगों को 1600 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा तो कॉस्ट बनी 1,60,000 करोड़ अतिरिक्त। क्या मोदी सरकार ने इस बात पर विचार कर इसका कोई हल निकाला है? इसलिए समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आगे आकर कोरोना के निःशुल्क टीकाकरण, ये कब और कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कौन देगा, इसके बारे में सारे सवालों को जनता के समक्ष स्पष्ट करें। आई एम सेंडिंग यू ऑल द लिंक्स एंड आई put it very briefly for you in English. The entire nation salutes the wisdom, grit and hard work of our toiling scientists, our chemists and researchers who have worked tirelessly to develop the corona vaccine in India in a record time. The nation owes a debt of gratitude to them. The post-independence history of modern India is a witness to the Indian National Congress and its governments imbibing scientific research and adopting a policy of mass vaccination to demolish widespread superstition and fight diseases like tuberculosis, smallpox, polio, leprosy, measles, tetanus, diphtheria, whooping cough, cholera, meningitis and encephalitis among others. And I have given the details of how and when these vaccines were evolved and how the programs evolved. But Prime Minister Narendra Modi and his government needs to answer some important questions to people. Vaccine development and mass immunization are neither events nor publicity stunts, but important milestones in the service of the people. And mass vaccination of over 40 crore people free of cost is happening in India now for years together post 1985 every year. While the country stands united in ensuring immunization against coronavirus to our corona warriors, let us remember that vaccinations are important public service and not political or business opportunities which they are being made out to be. So PM must tell first facet who, how and where of free coronavirus. Who will get free coronavirus? Free corona vaccine, I apologize. Who will get free corona vaccine? How many people will get free corona vaccine? Where will you get free corona vaccine? So that's the first facet. Who, how and where of the free corona vaccine. As per India's drug controller, Government of India has got 165 lakh corona vaccines from both the companies, 5.5 million Covaxin and 11 million Covishield at 2 doses per person
This will cover 82,50,000 of our corona warriors. Modi ji said yesterday that they will cover 3 crore. Well, accept it as 3 crore. PM and Modi government are refusing to answer as to how will the remaining 135 crore population of India get corona vaccine, and as to whether the corona vaccine will be free for all of them. We all know that below poverty line and poor in this country are 28%. 2011 census showed that the members of SC/ST are over 32 crore. Members of backward classes are about 41% of your population. And the vulnerable population entitled to cheap and subsidized ration under the National Food Security Act, according to this government, the numbers are 81.35 crore. So this is the vulnerable section of your populace admitted by the present government. So will the members of scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, below poverty line, above poverty line, poor and underprivileged get free corona vaccine or not? If yes, what is the rollout plan for them, and by when will they be immunized? On 24th October 2020, BJP said in Bihar everybody will get corona vaccine for free. On 31st October 2020, Prime Minister said as and when the vaccine comes, it will be available to every citizen. On 2nd January 2021, Union Health Minister said corona vaccine will be free for every Indian, but backtracked in 24 hours. So the question is, why is Modi government refusing to commit as to who will or will not get a free corona vaccine? The second facet is the pricing of Covishield and Covaxin. Covishield is AstraZeneca vaccine being manufactured by Serum Institute. Its cost in India at which it is being supplied is rupees 200 per dose to the government. AstraZeneca, its original licensee, has said on its website that it will be supplied at no profit. And the Belgium minister, on the other hand, Eva de Bleker, if I am pronouncing the name correctly, has said that the AstraZeneca vaccine is costing them euro 1.78 or 158 rupees. So question is, why is Modi government then paying rupees 200 for the AstraZeneca vaccine when they themselves are saying that they are supplying it at no profit? Second is regarding Covaxin of Bharat Biotech. Admittedly, it was developed in consultation and with the expertise of Indian Council of Medical Research. Covaxin has been approved after phase 1 and phase 2 trials on 755 people. Simple questions are, why should government pay 95 rupees more to Bharat Biotech for a vaccine that has been developed by using the expertise of ICMR? Second question is, when only phase 1 and phase 2 trials have taken place, why should we pay extra money when it has yet been tested only on 755 people and phase 3 trials are yet to be completed? And should the price of Bharat Biotech vaccine not be less than the Serum Institute vaccine which has completed phase 3 trials? Third facet is, why is a corona vaccine doses being sold or will be sold at rupees 1000 in the open market? Serum Institute's CEO has said that they will sell single dose of corona vaccine in open market off the shelf for 1000 rupees. Simple question is, when the same dose is being given to government at rupees 200 per dose, why should the company be permitted to make 500% profit from the common man and profiteer
in times of such adversity? Second question is, isn't Modi government duty bound to ensure purchase of the vaccine at 200 rupees and ensure that anybody wanting to get the vaccine can buy it at 200 rupees? Why pay 1000 rupees for it? Third, when company is saying, original licensee is saying they will sell it at no profit, then why is a local company being permitted to make 500% profit? Fourthly, if corona vaccine has or has not been put in the national essential list of medicine, and whether 1000 rupees per dose has been approved by National Pharmaceutical Pricing Authority. And fifth, why is Modi government not demanding transparency from these companies on cost of production, licensing and profit margin? And last facet was, why is export of indigenous corona vaccine being permitted when there are 135 crore Indians still waiting to be vaccinated? Any questions, you're welcome to ask. Yes. There are two important issues. I'd like to ask two questions. Yeah. So one is regarding the IMO trial. Ma'am, can I first do this and then we will come to that. I take other questions later. Let's take the subject in hand first, if anybody has. वैक्सीन की बात कही, सरकार ने सवाल पूछा कि क्या देश के सभी लोगों को मिलेगा, तो क्या ये मुमकिन है हमारे देश में और क्या दुनिया की बाकी देशों में जहाँ पर वैक्सीन आ रही है, क्या वो सरकारें मुफ्त दे रही है? क्योंकि हमारे देश की आबादी तो पहले से 40 करोड़ का हम देख करते हैं, यूएस की आबादी 35 करोड़ का, क्या ये मुमकिन है? आदरणीय साथी, आपने दो प्रश्न पूछे। पहला, दुनिया के बाकी देशों में कोरोना का टीका कैसे लगाया जा रहा है। हमने जो अब तक रिसर्च की, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, अमेरिका और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज, इन सब में उनके सारे नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को खास तौर से तब जब बिहार के चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने कह दिया कि सबको कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अपने साक्षात्कार में अक्टूबर में सबको कोरोना का टीका देंगे, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने वायदा किया आपके समक्ष आकर आपके चैनल पर भी कि कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, तो आज सरकार ये बताती क्यों नहीं कि क्या इस देश के लगभग 82 करोड़ जो शोषित, वंचित, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और बहुत ही साधारण जो परिवार हैं, जिनको आप भोजन भी 2 रुपया किलो पर देते हैं, क्या उन्हें कोरोना का टीका मुफ्त देंगे या उन्हें परिवार के हर सदस्य के लिए 2000 रुपया प्रति व्यक्ति वो टीका बाजार से खरीदना पड़ेगा, जो असंभव होगा उनके लिए। तो किसको टीका मुफ्त मिलेगा, किसको टीका कितनी कीमत पर मिलेगा, वो कितनी कीमत होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी, वो टीका कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब सवालों का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कई मुख्यमंत्रियों ने खासतौर से जो भाजपा के सभी लोगों ने इस बात को प्रश्न उठाया कि इतनी जल्दबाजी क्या की वैक्सीन को लॉन्च करने की, जबकि कोवैक्सीन का 3rd ट्रायल का नतीजा आना बाकी था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बहुत जल्दबाजी की गई है? हम हिंदुस्तान में बने किसी वैक्सीन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। पहले दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे वैज्ञानिकों का समर्थन किया और आज भी जब मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो हमारे वैज्ञानिकों, केमिस्ट और रिसर्चर्स का धन्यवाद किया और कहा कि देश को आप पर गर्व भी है और हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्त, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखना या वो सही है या नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी है और अगर देश की सरकार ये कहती है कि ये सही है तो मैं उस पर उसे मानूंगा। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, देश के शोषित, वंचित, गरीब और साधारण वर्गों को क्या ये कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगा, कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा या नहीं मिलेगा।
82 करोड़ लोग आपके मुताबिक हैं, जो आपने पीआईबी का प्रेस रिलीज 2019 दिसंबर में जारी किया। तो यह बताएं कि क्या यह उनको मुफ्त मिलेगा या नहीं, और अगर मुफ्त मिलेगा तो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और अगर मुफ्त नहीं मिलेगा तो किस कीमत पर मिलेगा, और क्या इस देश के गरीब और साधारण लोग, अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो 12,000 रुपया प्रति परिवार लागत आएगी, और अगर 100 करोड़ लोग 1,600 रुपया अतिरिक्त दें तो 1,60,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। क्या मोदी जी ने इस पर कुछ सोचा है? वो बात साझी करें। One question. Yes, ma'am. Sir, I'll come to you, sir. The budget session of Parliament. You feel the parliamentarians should also be getting the vaccines in that sense? I mean, there are also MPs and MLAs, the government functionaries. Ma'am, the Indian National Congress has no opinion in the matter. But may I just point out, there will always be some doubts that will be raised on the efficacy and the side effects of the vaccine. And that's why world over, leaders, prime ministers, presidents, union ministers have come forward to get the first shot. The idea is the vaccine must inspire confidence among the common people of the country that when a president-elect of United States, Joe Biden, as also many other prime ministers and union ministers, they take the first vaccine, it inspires confidence in its efficacy and lack of side effects. It is for the country's prime minister and union cabinet to decide what their approach should be. We will not interfere in their wisdom. इसमें एक सवाल उमा शंकर जी ने भेजा है जी कि कल दिल्ली में लगभग 50 लोग हैं जिनका वैक्सीन के बाद एडवर्स रिएक्शन आया है, और उनकी स्टोरी है एम्स वर्कर सफर्स एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग कोरोना वायरस वैक्सीन एडमिटेड टू आईसीयू। तो उस पर प्रतिक्रिया पूछे हमारी। कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स को लेकर निर्णय भारत सरकार को करना है, और अगर भारत सरकार ने इन दोनों कोरोना के टीकों को सही बताया तो हम उसको चुनौती बिल्कुल नहीं देंगे, हम उनसे सहमत हैं। आपने प्रश्न यह पूछा कि पूरी दुनिया में राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्रियों ने जब आगे मुख्यमंत्रियों ने यह टीका आगे बढ़कर लगाया तो हमारे देश में क्यों नहीं? आदरणीय मित्र, इस पे हमारा कोई ओपिनियन या राय नहीं। हां, एक बात सच है, कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स या उसके जैसा एक आदरणीय मित्र उमा शंकर जी ने कहा, कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी। तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। क्या आपको लगता है यही कारण है कि जो टर्नआउट था वो 50% के आसपास ही रहा, जबकि दूसरे जगह पर लोगों को मिलने की वैक्सीन? आदरणीय मित्र, मेरी प्रेस वार्ता आज इस बात के लिए है कि देश के सब नागरिकों को कोरोना के टीके की उपलब्धता करवाई जाए। इसलिए नहीं है कि कितने लोग आए या कितने गए, वो तो तथ्य आपके पास है, आपने सार्वजनिक कर दिए। कोरोना वैक्सीन फॉर ऑल शुड बी द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। पूरे देश के लोगों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध हो। समाज के शोषित, वंचित, गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग के लिए भी ये कोरोना का टीका फ्री, मुफ्त उपलब्ध हो।
और तीसरा, कोरोना के टीके को 500% प्रॉफिट पर बेचने की इजाजत क्यों दी गई? जनता की जेब से पैसा क्यों निकाला जा रहा है? आपदा में अवसर क्यों ढूंढा जा रहा है? और इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, ये ना पब्लिसिटी स्टंट है, न व्यक्ति के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की चीज हो सकती है। ये जन सेवा का माध्यम है। और शायद वो लोग भूल गए जो आज इस टीके के माध्यम से आपदा में राजनीतिक या व्यवसायिक अवसर ढूंढ रहे हैं कि पिछले 73 सालों से कांग्रेस की सरकारों के चलाए हुए टीकाकरण में हर साल 40 करोड़ देश के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं इत्यादि को 40 करोड़ टीके मुफ्त दिए जाते हैं। तो इस टीके के बारे में भी प्रधानमंत्री बताएं। सिद्धार्थ जी, आई कम टू यू सर। सर, आप वैक्सीनेशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में वैक्सीन कौन सी इस्तेमाल हो रही है उसको भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी भी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाया था कि जो वैक्सीन इसका बताया एक और इसमें सवाल ये सकता है सवालों के बाद सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि वो कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, कोविड नहीं लगवाना चाहते। अगर किसी डॉक्टर साहिबान को कोई रिजर्वेशन है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को उनकी शंका दूर करनी चाहिए। पर अगर सरकार कहती है कि यह टीका सुरक्षित है तो हमें अपनी सरकार पर विश्वास है। So there is a question among the medical community that this vaccination process should be speeded up, because if some majority of the people don't get vaccine, then there is no use of the vaccination in the first place. So एक तो इसका process कितना लंबा होगा, duration होगा, that is also being important. I completely concur with you. I completely and totally concur with you. The scientific community, the common people, we have 138 crore people. According to Prime Minister's speech yesterday, 3 crore will be vaccinated. Government has only bought vaccination for 82,50,000 people so far. Not even for 3 crore. I am not saying the drug controller of India is saying. So by when will you complete vaccination for 3 crore? And by when will you give vaccination to remaining 135 crore? Whoever want it. And how will the disadvantaged or the underprivileged or the poor or the middle class get a free vaccine like it is being given in all other countries? So free vaccine and vaccine for all should be the policy of the government, yet it is completely shrouded in secrecy and opaqueness. Ma'am. So on a separate issue though. Let me just finish this and then, because I had promised her, I'll come to you also. I think we are done with this. Ma'am, I'll first come to you, then go to her. So I have two set of questions. One is regarding the Arnab Pai. What is now very clear and evident from his WhatsApp is that he was aware of the Pulwama ruin, the Balakot strike, and he knew days before this. What does this really imply? How is the opposition really looking at it? So my additional question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So while it's clear that he was in the know of it through the who in the government, the question that begs an answer is that who from the government would leak such sensitive and classified information to anybody. Having said that, does it not beg an investigation? You both raise extremely important questions of national security. The charge sheet and WhatsApp are damning. Please wait for a comprehensive press conference within next 48 hours by senior most leadership of the All India Congress Committee. We are examining everything. Before giving you a detailed comment, I will like to defer the issue with your consent for maybe 24 to 48 hours, and we will give you a complete summary on it and our view and take, including as to why it requires a thorough investigation, who should be investigated, who should be held accountable, who is responsible. All these questions we will answer after going through, since the set of documents run over 1,000 pages,
We are still studying it. I will request you to wait for next 24 to 48 hours. Sir, initial reaction recently, Sir, also about the TRP scam. So the TRP scam is another aspect that has come out with the BARC CEO being in constant conversation with the Republic TV founder and editor. It goes on to show that there is more than what meets the eye in fixing the numbers for the respective channels. Absolutely, I agree. There are far bigger issues of financial fraud, of breach of national security, of people committing acts inimical to the security of the country. And as I said, please wait for 48 hours and we will be doing a full press conference on the issue. आदरणीय साथी, मैं एक बार उनका हिंदी में जवाब दे दूं. I'll just ma'am answer. आदरणीय मित्र, जो व्हाट्सएप चैट्स मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सामने आई हैं, ये अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, उसमें देश के कौन कौन बड़े से बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल थे, कैसे जजेस तक को खरीदने की बात वार्तालाप हुई, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की पोस्टें किसको मिलेंगी, इसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया. ये सब देश की सुरक्षा को लेकर और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के खोखलेपन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि वो आरोप पत्र 1000 पन्नों से ज्यादा का है. हम एक गंभीर राजनीतिक दल के तौर पर और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर उसका अध्ययन कर रहे हैं. अगले 24 से 48 घंटे में पार्टी के वरिष्ठतम नेता आपके समक्ष आकर इन सारे पहलुओं पर आपसे और देश से विचार साझा करेंगे. कृपया इंतजार कीजिए. NCP and RJD has said that they will raise this in the parliament. Will we see the Congress also positive? Well, as I said, please wait for a comprehensive comment. As I have pointed out, I think it shows as to how seriously we are taking this entire issue. नहीं कि नोटिस जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आदरणीय साथी, क्या इस देश के किसान को अब उग्रवादियों की जांच करने वाली एजेंसी से आप नोटिस दिलवाएंगे? क्या इस देश का किसान आप उसे कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी नक्सलवादी, कभी चीन का एजेंट, कभी पाकिस्तान का एजेंट, मोदी जी आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी पत्रकारों को एनआईए का नोटिस, कभी किसानों को एनआईए का नोटिस, कभी आड़तियों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड. आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार क्या समझती है कि इन एजेंसियों के डराने और धमकाने से देश का किसान झुक जाएगा? प्रधानमंत्री जी, ये गलत फहमी दूर कर दीजिए. देश के अन्नदाता को ना कोई झुका सका है, ना झुका सकेगा. आपकी इन फर्जी एजेंसियों के फर्जी नोटिसों से किसान इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं. Coronavirus vaccines are baseless. And my additional question to you is, so the farmers who are protesting at the borders, at what point are they entitled to getting vaccines administered? Let me answer the first question. I think Rajnath Singh ji, whom I respect deeply at a personal level, is not reading properly or is not being briefed properly. I would humbly with folded hands request him to read my press release of today and all his doubts will be clear. And as to a vaccination of why of farmers alone, we are asking Prime Minister Modi, when will you vaccinate 135 crore people? The farmers are a part thereof. Siddharth has a question. Yes, Siddharth. Sir, Ma'am, I'll come back to you. I promise. very specifically on the NI part, you think the agency is being utilized, part one, to create a diversion or acting on behalf of the government as alleged by the farmers? National Investigation Agency and its successive chiefs have been puppets in the hands of the government and evidence of which are placed in public domain for you on multiple occasions.
the same puppet agency NIA, CBI, ED, income tax. These are frontal organizations of the Bharatiya Janata Party and not the statutory bodies that they are supposed to be. Regrettably, Prime Minister Modi and BJP leaders are out to prove that all farmers, 62 crore farmers of this country, are terrorists, are militants, are Naxalites, are agents of China and Pakistan. But these fake notices of a puppet agency like NIA to farmers will not deter them, nor will cow them down or bow them down. Modi ji should well understand that farmer will not be scared by your attempts at income tax raids on small shopkeepers in the grain markets or NIA or CBI notices to farmers and journalists. We will carry on until the 3 black laws are repealed. तो नहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, तो नहीं एग्रो पॉलिसी को अमेंड किया, और ये कृषि कानून जो है ये कई गुना किसानों की जो है आमदनी को बढ़ाएगा, उस तरीके से बदलाना बंद। वैसे तो सवाल आज के विषय से नहीं जुड़ा, पर आपने एक महत्वपूर्ण विषय पूछा है। आदरणीय साथी, राजनाथ सिंह जी का व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत सम्मान करता हूं। अमित शाह जी गृह मंत्री कर्नाटक में है दौरे पर। अमित शाह जी का के संदर्भ में आपने प्रश्न पूछा। अमित शाह जी की अक्सर आदत है, वो ना कुछ लिखते ना पढ़ते और ना पूरी ब्रीफिंग लेते और कुछ का कुछ बोल देते हैं। अमित शाह जी पहला जवाब, एथनॉल मिलाने की नीति को कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, कागज चेक करिए, आप फिर गलत हैं। शुगर केन से वो बनाकर और दूसरी चीजों से हमने ये नीति शुरू की थी। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का जवाब, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना असल में प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना है। अगर आप आंकड़े निकलवा लें तो जितना प्रीमियम प्राइवेट बीमा कंपनियों को दिया है और मुआवजा जो उन्होंने दिया है, उसके मुकाबले में उन्होंने 19,000 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया है। इसे कहते हैं किसान की आपदा से अवसर। और तीसरी बात, अमित शाह जी, कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 129% से 144% तक की वृद्धि की थी, जो आपके 6 साल में मात्र 42% है। यह भी जान लें, कांग्रेस पार्टी ने कभी खेती पर टैक्स नहीं लगाया। आपने खाद पर 5%, कीटनाशक दवाई पर 18%, खेती के ट्रैक्टर और उपकरणों पर 18%, इन सब के ऊपर टैक्स पहली बार लगाया। आपने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से 19 लाख करोड़ किसान और आम आदमी की जेब पर डाका डालकर कमाए। और 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की बात तो करते हैं, पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, 6,000 रुपया प्रति किसान पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपने निकाल लिया। तो आप कहते हो मैं बहुत बड़ा हिसाबी आदमी हूं, तो आपने किसान की जेब से पैसा निकालकर उसको लूटा और आप कह रहे हैं कि कृषि कानून उसके हक में है। अगर हक में है तो कर्नाटक के अंदर जहां आप गए थे वहां किसान इनका विरोध क्यों कर रहा है? इस बात का जवाब भी दे दीजिए। धन्यवाद। जिस पीएम केयर बहुत लंबा हो गया सर। विरोध कर चुकी है, आज उसी पीएम केयर फंड को लेकर 100 से अधिक नौकरशाह सवाल उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की किसकी आमद और व्यय का ब्यौरा दें। Because PM is uncaring. That's the reason that he refuses to answer.